गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ओके, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम लोग कवर करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि बच्चों को समझ में आए पोएम के तौर पे। तो देखिए इस साइड मैंने लिखा है एक पोएम, छोटा सा, पूरा तो बोर्ड पे नहीं आया बट जितना आया मैंने यहाँ पे फिट किया है इसको। एक पोएम है, यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम दिया है कि इसको हम लोगों को समझने में आसानी होगी। देन आफ्टर यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं कि जिसको डील मैंने किया है, राइट। तो हम लोग इस तरह से इसको पढ़ते हैं जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। तो उम्मीद है कि आप बच्चों को समझ में आया, फीडबैक भी अच्छा मुझे मिला। तो इसी तरह कोशिश कर रहा हूँ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इस तरह से बनाया जाए कि आप लोगों को वो हमेशा याद रहे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पोएम देख लेते हैं, पोएम क्या कह रहा है। पोएम, राइट। तो पोएम है, पोएम कहता है इन हवाओं को नॉस्ट्रिल से गुजरने दो ज़रा, हेयर और म्यूकस से वहाँ उलझने दो ज़रा, बोनी पैलेट जो कार्टिलेज की दीवार है, डस्ट और माइक्रोब्स को वहाँ फंसने दो ज़रा। तो पोएम है इन हवाओं को नॉस्ट्रिल से गुजरने दो ज़रा। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ये जो हमने बनाया है या डायग्राम देखकर ये आपको लग रहा है, हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि जो भी डायग्राम में है उसी से मुझे आंसर मिलता चला जाए। अब वो मुझे कंप्लीट कर दे, वो मुझे कंटेस्ट कर दे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है क्या, राइट। तो बेसिकली ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो पढ़ेंगे, वी टेक इन ऑक्सीजन and we release out कार्बन डाइऑक्साइड। we take in ऑक्सीजन, हम लोग क्या ले रहे हैं, जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, ब्रीथ इन कर रहे हैं, सांस लिया तो क्या किया, हवा गई, हवा गई। हवा में क्या है, बहुत सारे गैसेज हैं जो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन गई। हमने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वी टेक इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिया और उसके बाद हमने कुछ रिलीज आउट किया। तो ऑक्सीजन लिया और क्या छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट किया। तो यही पूरे प्रोसेस को कि किस तरह मैंने ऑक्सीजन लिया था और ये ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाके कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट किया, और जब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर गया तो ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में कैसे रिलीज हुआ, इसी प्रोसेस को पूरा पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। क्लियर। वी टेक इन ऑक्सीजन, वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, कितना सिंपल है। बट ये प्रोसेस को, ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, जैसे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने पढ़ा था लास्ट टाइम में, तो ये स्टोरी जाकर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से भी जुड़ेगा, तभी रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस हो पाएगा। ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने की प्रोसेस को ही हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं। कविता है इन हवाओं को नॉस्ट्रिल से गुजरने दो ज़रा। तो इन हवाओं को, हवा कहाँ आया, एयर कहाँ से जाएगा, बताओ बच्चों। एयर वी टेक इन कहाँ से, नोज से, ठीक है। क्लियर, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और वो हमेशा के लिए याद रहे, राइट। हवा देखो, हवा कहाँ से गया, वी टेक इन, हवा गया, हवा में क्या गया, ऑक्सीजन गया, राइट। सिंपल एकदम। हमने वी टेक इन एयर में क्या गया, ऑक्सीजन गया। ऑक्सीजन कितना गया, सवाल उठता है ना कि ऑक्सीजन में कितनी क्वांटिटी गई, कितना मिकदार में गया है ऑक्सीजन। तो याद रखना 21% ऑक्सीजन हम लोग इन्वायरमेंट से लेते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है। हमने इनहेल किया, वी टेक इन एयर में क्या गया, ऑक्सीजन गया। ऑक्सीजन कितना गया, 21% गया, राइट। ये याद रखना। अब देखो, अब कहाँ तक गया ऑक्सीजन, एयर जो है, एयर में ऑक्सीजन कहाँ पहुँचा, नाक में पहुँचा। अब नाक को हम लोग टच करते हैं तो क्या देख रहे हैं, एक बीच में एक हड्डी दिख रही है, आगे में सॉफ्ट है, ऊपर में कड़ी हड्डी है और दोनों तरफ दो नॉस्ट्रिल है, दो होल बना हुआ, दो सुराख है, राइट। बायो के स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाओगे, 11 में जाओगे, 12 में जाओगे, नीट की तैयारी करोगे, मेडिकल में जाओगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हाथ में लेकर भी ये करना होगा। तो नॉस्ट्रिल है, अगर नाक में उंगली डालकर देख लो बच्चों, देखो, अरे शर्माओ मत, देखो क्या मिला, ओके।
तो नाक के अंदर ये जो दो सुराख है इसको मैंने क्या कहा, नॉस्ट्रिल कहा। वी टेक इन एयर, एयर में क्या गया, ऑक्सीजन गया। कितना % ऑक्सीजन गया, 21% गया। कहाँ पे गया, तो ये मेरे नाक के नॉस्ट्रिल में गया। नॉस्ट्रिल के अंदर क्या है, राइट, हेयर, म्यूकस। नॉस्ट्रिल के अंदर क्या है, हेयर और म्यूकस। अब खुद दिमाग लगाओ, सेंस ऑर्गन से हमारे खुद सेंस लगाओ, कोई किताब की जरूरत नहीं है। हेयर क्या होगा, हेयर क्यों दिया गया है वहाँ पे, क्यों दिया गया है, हम लोग अभी कितने पॉल्यूटेड एरिया में है, कितने इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन फैला हुआ है। जब हम हवा ले रहे हैं तो उसमें क्या है, डस्ट पार्टिकल्स भी जा रही है ना। तो ये हेयर क्या करेगा, इस डस्ट पार्टिकल्स को रोकेगा। कहाँ पे रोकेगा, हमारे नॉस्ट्रिल के अंदर रोकेगा, राइट। तो हवा, बाल क्या है, सिर्फ बैरियर बन सकता है, रुकावट बन गया गर्द के चारों तरफ, पर क्या है, गर्द तो पार भी हो सकती है ना उस हेयर से। तो ये जो म्यूकस है, म्यूकस क्या है, चिपचिपा। कभी छोटे बच्चे को देखिए नाक बहते हुए, छोटे बच्चे को जो कभी नाक बहते हुए देखोगे, पहला ब्लो होगा, इतना बड़ा होगा, फिर उसमें वो खींचा तो ऊपर चला गया, फिर जब दोबारा वो करेगा तो और बड़ा ब्लो बाहर आएगा, फिर खींचेगा बाहर चला, तीसरा ब्लो करेगा और बाहर आ जाएगा, एकदम मुंह तक आ जाएगा, राइट। तो कभी देखोगे एकदम गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ आ रहा है। तो नाक के अंदर भी जो मेरा नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल में जो मेरा नेसल पैसेज है, ये नेसल पैसेज है, ये दोनों नाक का नॉस्ट्रिल वाला रास्ते को नेसल पैसेज बोलते हैं। इन नेसल पैसेज में चिपचिपा दीवार में, नाक की दीवार में उंगली करोगे तो तुम देखोगे कि चिपचिपा पदार्थ है जिसको म्यूकस कहते हैं। तो अब सोचो, डस्ट पार्टिकल्स हवा से आया, बाल ने क्या किया, उसको रोका, सिर्फ बाल रोक सकता है, अपने में फंसा लिया उस डस्ट पार्टिकल, बट म्यूकस क्या किया, उसको अपने में चिपका लिया। तो चिपकाने से क्या हो गया, अब डस्ट पार्टिकल्स वहीं हो गया। अब जो एयर अंदर गई वो क्या गई, फिल्टर्ड एयर गई। तो देखो एकदम सिंपल सा है, नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है बुक की। तो देखिए क्या किया, वी टेक इन हवा, हवा में क्या गया, एयर में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ, कितना % हमने लिया इन्वायरमेंट से, 21% इनहेल किया। उसके बाद वो कहाँ गया, हवा, ऑक्सीजन नॉस्ट्रिल में गया। नॉस्ट्रिल में मेरे क्या है, हेयर है। हेयर क्या किया, बैरियर का काम किया, किससे, डस्ट पार्टिकल से। डस्ट पार्टिकल को वहाँ पे रोक दिया। म्यूकस क्या किया, उस डस्ट पार्टिकल को जिसने हेयर ने वहाँ पे रोका है उसको अपने आप में चिपका लिया। मतलब कि अब जो एयर अंदर जाएगी नाक के अंदर, वो क्या जाएगी, फिल्टर्ड जाएगी, राइट। कुछ पार्ट उसका फिल्टर्ड हो गया, और भी डस्ट पार्टिकल जाएगा तो वो मेरे ट्रैकिया वगैरह में उसका काम हो जाएगा। तो अब यहाँ तक देखा फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट स्टेज में हमने ऑक्सीजन लिया, नॉस्ट्रिल के थ्रू लिया। नॉस्ट्रिल में हेयर है, हेयर ने उसको बैरियर की तरह रोक दिया डस्ट पार्टिकल्स को। डस्ट पार्टिकल में माइक्रोब्स है, जब डस्ट पार्टिकल रुक गया तो बहुत सारे माइक्रोब्स भी वहाँ पे स्टॉप कर गए। अब वो डस्ट पार्टिकल्स को क्या करेगा, जो म्यूकस है नॉस्ट्रिल के अंदर, चिपचिपा पदार्थ है, चिपचिपा दीवार, उसमें चिपका लिया। उसके बाद अब वो क्या हो जाएगा, फिल्टर्ड एयर अंदर गई। फिल्टर्ड एयर कहाँ अंदर जाएगी, एकदम सिंपल, एकदम स्टेज बाय स्टेज समझते हैं। जैसे वीडियो गेम हम लोग खेलते हैं ना, फर्स्ट स्टेज क्लियर, सेकंड स्टेज क्लियर, थर्ड स्टेज क्लियर। तो फर्स्ट स्टेज समझ लो कि तुमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। फर्स्ट स्टेज में तुमने हवा को फिल्टर कर दिया। और तुम्हारा कविता भी यही बोल रहा था ना, इन हवाओं को नॉस्ट्रिल से गुजरने दो जरा, इन हवाओं को नॉस्ट्रिल से गुजरने दो जरा। तो हवा क्या है, नॉस्ट्रिल से नाक से गुजर गई, क्लियर। फिर कविता बोलता है हेयर और म्यूकस से वहाँ उलझने दो ज़रा। तो नॉस्ट्रिल के अंदर हेयर और म्यूकस से अभी बताया, तो वहाँ पे उलझ के रह गया वो डस्ट पार्टिकल्स। फिर आगे बोला है बोनी पैलेट, जो कार्टिलेज की दीवार है, जो नॉस्ट्रिल्स को डिवाइड कर रहा है, ये नाक की हड्डी जो आगे सॉफ्ट है पीछे खड़ी है, ये बोनी पैलेट है, ये डिवीजन कर रहा है नॉस्ट्रिल को। अगर ये ना रहे तो दोनों नाक मेरी चिपक जाए, राइट, दोनों नाक चिपक जाएगी तो हम लोग ऑक्सीजन ले नहीं पाएंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये बोनी पैलेट क्या करता है, कोलैप्स होने से बचा रहा है दोनों नॉस्ट्रिल्स को। फिर आगे कविता बोल रहा है डस्ट और माइक्रोब्स को वहाँ फंसने दो ज़रा, डस्ट और माइक्रोब्स को वहाँ फंसने दो ज़रा। तो म्यूकस और हेयर क्या करता है, डस्ट पार्टिकल्स को अपने में फंसा लेता है। क्लियर, फर्स्ट स्टेज क्लियर, ठीक है। अब हवा अंदर, अब हवा मतलब ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट, वो कहाँ गया, फेरिंग्स के पास गया। लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कि फेरिंग्स क्या है, कॉमन प्लेस है। किसका, अंदर में, मुंह के अंदर में एक कॉमन प्लेस है जहाँ पे डाइजेशन का जो भी प्रोसेस हो रहा है वो भी मिल रहा है, और रेस्पिरेशन में जो हवा जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है, वो दोनों एक पैसेज पे मिलता है। वो पैसेज कॉमन प्लेस है, राइट। वो पैसेज जैसे बॉर्डर होते हैं ना,
इंडिया के बॉर्डर, पाकिस्तान के बॉर्डर, एक बॉर्डर है जो बीच पे है, ना इधर के लोग उधर जा सकते हैं ना उधर के लोग इधर जा सकते हैं, बट एक कॉमन जगह है जहाँ से दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। तो वही है ये फेरिंग्स, एक कॉमन प्लेस है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी। देखो फेरिंग्स फर्दर 3 में डिवाइड होते हैं, पर मैं अभी आपको 2 बता रहा हूँ क्योंकि 2 की ज़रूरत है। नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। नासो इन फॉर नोज, नोज से जो पैसेज आ रहा है कॉमन प्लेस में फेरिंग्स में, उसको कहेंगे नासोफेरिंग्स। नोज से जो पैसेज फेरिंग्स को पहुंच रही है उसको कहेंगे नासोफेरिंग। ओरल मतलब माउथ से रिलेटेड है, तो मतलब माउथ से पैसेज जो फेरिंग्स को पहुंच रही है उसको ओरोफेरिंग्स कहेंगे। क्लियर? फेरिंग्स फाइन कॉमन प्लेस है। अब वो हवा कहाँ गई? लैरिंग्स के पास पहुंची। लैरिंग्स भी मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था कि लैरिंग्स क्या है? वॉइस बॉक्स है, साउंड बॉक्स है, जहाँ से हम लोग डिफरेंट टाइप का आवाज़ निकालते हैं। बच्चों आप लोग निकालते हो ना? कितने तरह का आवाज़ निकालते हैं जब क्लासरूम में टीचर्स नहीं होते हैं तो, है ना? बहुत तरह की आवाज़ निकालते हैं। बेंच को खींच रहे तो आवाज़ निकाल ले, बेंच की आवाज़ निकाल ले, कभी कभी तो तुम लोग शाहरुख खान की भी आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं, राइट? तो जो भी आवाज़ निकल रही है, जो आवाज़ बाहर आ रही है, वो किससे हो रही है? लैरिंग्स, मेरा साउंड बॉक्स है। क्लियर? इन्वायरमेंट से क्या लिया? हवा लिया, राइट? हवा में क्या था? ऑक्सीजन था। कितना ऑक्सीजन लिया? 21% ऑक्सीजन लिया। वो ऑक्सीजन नॉस्ट्रिल में जाएगा। नॉस्ट्रिल में क्या प्रेजेंट है? हेयर एंड म्यूकस। वो क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। हेयर क्या करेगा? बैरियर की तरह रोक देगा। म्यूकस क्या करेगा? खुद में चिपका लेगा। अब जो अंदर हवा गई वो गई फिल्टर्ड एयर हवा। वो फिल्टर्ड एयर कहाँ पहुंची? फेरिंग्स के पास पहुंची। फेरिंग्स क्या है? कॉमन प्लेस है। किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये कॉमन प्लेस क्या कहलाता है? नासोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स कहलाता है। नासोफेरिंग्स जो नोज से पैसेज जा रही है फेरिंग्स में, डेट इज नासोफेरिंग। ओरल फेरिंग जो माउथ से पैसेज जा रही है फेरिंग्स में, डेट इज ओरोफेरिंग। फिर वो हवा, वो एयर कहाँ पहुंचा? लैरिंग्स के पास पहुंचा। लैरिंग्स क्या है? वॉइस बॉक्स है जिससे डिफरेंट टाइप से आवाज़ निकलती है। फिर आगे ये नली है। देखो बच्चों यहाँ पे नली है ना आगे, ये जो आगे की नली है डेट इज एयर पाइप। एयर पाइप के पीछे जो नली है डेट इज इसोफिगस। इसोफिगस के बारे में पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोग ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, ठीक है? अगर नहीं समझ में आया है तो यूट्यूब पे मेरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, आप वहाँ से पढ़ लो, राइट? तो ये एयर पाइप है जिसको बायोलॉजिकल टर्म हमने क्या दिया? ट्रैकिया। क्या नाम दिया? ट्रैकिया। अब बुक की तो अभी तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है बच्चों। तो ये इस पर एयर पाइप पे हाथ जब डालोगे तो देख रहे हो ऊबड़ खबड़ कुछ तो दिख रहा है ना, एकदम स्मूथली नहीं है, कुछ तो रफेज है इसमें, कुछ तो ऊबड़ खबड़ है, बैरियर की तरह है। तो ये क्या कहलाया? ये देखा हमने कि उस पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। अब सवाल उठता है कि बुक है, बुक पे हम कवर क्यों लगाते हैं? उसकी प्रोटेक्शन के लिए, राइट? दीवार है, वॉल है, वॉल पे पेंट क्यों डालते हैं? उसकी प्रोटेक्शन के लिए, लाइफ के लिए, राइट? जो सुंदर भी दिखे। तो यहाँ पे भी सिंपल जो ये जो एयर पाइप है इस पे राउंड कार्टिलेज होते हैं। पूरा मुकम्मल राउंड नहीं है, सी शेप का राउंड होता है, ऐसे इतना, मतलब कि ऊपर से पूरा ढका हुआ होता है। तो इसको कहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज इसलिए बोलते हैं, सॉफ्ट हड्डी, सॉफ्ट बोन होती है ना, सॉफ्ट बोन जैसे कान की हड्डी, तो इसे सॉफ्ट बोन को कार्टिलेज बोलते हैं। और रिंग की तरह होता है, पर ये पूरा रिंग नहीं है, मतलब पूरे को ये लपेटे हुआ नहीं है, ये हाफ को लपेटे हुआ है सी शेप्ड में, तो इसको कहेंगे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो मुझे 2-3 चीज़ मिल गया आंसर यहीं पे कि ट्रैकिया पे क्या होता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज सराउंडेड होते हैं। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कैसे होते हैं? तो सी शेप्ड के होते हैं। अब ये हवा कहाँ जाएगी? आगे फर्दर डिवाइड होगी 2 पोर्शन में, दोनों लंग्स में जाके ये ट्रैकिया चली जाएगी। दोनों लंग्स में क्या चली जाएगी? ये ट्रैकिया चली जाएगी। सिंपल, क्लियर? हवा एनवायरनमेंट से लिया, हवा में कितने % ऑक्सीजन थे? 21% ऑक्सीजन मैंने ऑब्जर्व किया। वो 21% ऑक्सीजन कहाँ गया? हवा हमारे नॉस्ट्रिल में गया, नोज़ में गया। नोज़ में क्या है? बोनी पैलेट है जो दोनों नॉस्ट्रिल को डिवाइड कर रहा है कि आपस में कोलैप्स ना हो। नॉस्ट्रिल के अंदर हेयर और म्यूकस है। हेयर ने क्या किया? उस हवा में से डस्ट पार्टिकल्स को चुन लिया, वहीं पे बैरियर की तरह रोक दिया। म्यूकस ने क्या किया? उसको खुद में चिपका दिया। अब जो हवा अंदर गई डैट इज़ फिल्टर्ड हेयर। जब अंदर गई तो वो सबसे पहले गई फेरिंग्स के पास। फेरिंग्स कॉमन प्लेस है दोनों का।
फिर वो फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स के पास गए, लैरिंग्स क्या कहलाता है, वॉइस बॉक्स कहलाता है। देन आफ्टर हवा जो एयर ऑक्सीजन है वो मूव कर गई ट्रैकिया में, मूव कर गई। ट्रैकिया को हमने देखा कि वो रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर उस पर लगे हुए होते हैं जिसको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहते हैं। ये कैसे होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज शी शेप्ड के होते हैं। फिर वो फर्दर ट्रैकिया आगे डिवाइड कर गया, हमारे लंग्स में चला गया, राइट। अब हम देखते हैं लंग्स में क्या है। लंग्स में राइट लंग्स लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड। हम देख रहे हैं कि ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो ट्रैकिया पे था, लंग्स के अंदर भी जो पहला पार्ट है, अगर हम लंग्स की बात करें इसको, तो इसको डिवाइड करोगे तो 3 पार्ट में दिखोगे। ये पहला पार्ट जिसपे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगे हुए हैं, ये दूसरा पार्ट जिसपे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज नहीं है, ये तीसरा पार्ट जो गोल गोल राउंड राउंड बैग लाइक स्ट्रक्चर है। तो मतलब 3 चीज देख रहे हैं। पहला जो ट्रैकिया जो लंग्स के अंदर गया उस पे भी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगे हुए हैं, इनको हम लोग कहते हैं ब्रोंकस। क्लियर बच्चों। ट्रैकिया से जो फर्दर डिवीजन हुआ ब्रांचेज में लंग्स में गए, तो लंग्स के अंदर भी पहला सेक्शन ट्रैकिया का जिसपे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगे हुए हैं, दैट इज नोन एज ब्रोंकस। क्लियर। फिर ब्रोंकस के बाद आगे में जो दूसरा पॉइंट है जिसपे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज नहीं लगे हुए हैं और पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज ब्रोंक्यूल। ठीक है। और आगे में एकदम एंड ऑफ द पॉइंट लंग्स में आगे में देखते हैं एक राउंड बैग लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज अल्वियोलस। क्लियर। तो लंग्स के अंदर हमने देखा जो ट्रैकिया डिवाइड हुआ 3 ब्रांचेस में, पहला ब्रांचेज जिसपे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लपेटे हुए हैं, दैट इज नोन एज ब्रोंकस। ब्रोंकस के बाद जो पतली ट्यूब निकली है जिसपे रिंग ऑफ कार्टिलेज नहीं है, दैट इज नोन एज ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल के बाद जो आगे में राउंड बैग लाइक सैक है जिसको हम लोग कहते हैं अल्वियोलस। यही अल्वियोलस में सारे गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, राइट। सारे गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। गैसेस क्या, हवा में जो ऑक्सीजन ले रहे हैं दैट इज गैस, गैस का एक्सचेंज हो जाता है। अब कहानी समझना। ये सारा पोर्शन, ये सारा चीज, ये लंग्स सारा एक कैविटी के अंदर अगर देखोगे तो ऊपर में रिब्स लाइक, जिसको रिब्स केज कहते हैं। ये सब क्या है, ऊपर में पतली पतली हड्डी है, डेट इज एक पिंजड़ा है जिसके अंदर लंग्स क्या है, प्रोटेक्ट है, प्रोटेक्शन उसको मिल रहा है। ये प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, रिब्स केज। इस सारे प्रोसेस को, इसको सारे को बायोलॉजी में बायोलॉजिकल टर्म है जिसको थोरैसिक कैविटी कहते हैं। इस चेस्ट वाले पूरे एरिया को, मतलब ये डायफ्राम, यहाँ पे एक डायफ्राम लगा होता है, डायफ्राम के ऊपर वाले चेस्ट के एरिया को थोरैसिक कैविटी कहते हैं और डायफ्राम के नीचे वाले एरिया को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। मतलब यहाँ पे कोई चीज़ है हमारे अंदर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसके ऊपर वाला एरिया जो चेस्ट का एरिया है दैट इज नोन एज थोरैसिक कैविटी, और चेस्ट के नीचे का डायफ्राम के नीचे वाला एरिया दैट इज नोन एज एब्डोमिनल कैविटी। तो हम लोग अभी लंग्स पढ़ रहे हैं, तो लंग्स कहाँ है, ये रिब्स केज के अंदर है, मतलब थोरैसिक कैविटी के बारे में बोल रहे हैं। आप लोग बच्चों मूवीज देखते हो? अभी कुछ पता नहीं साल पहले एक मूवी आई थी जिसमें इस वर्ड का बहुत ही यूज हुआ है। बताओ कोई? कबीर सिंह, शाहिद कपूर की मूवी आई थी कबीर सिंह, उसमें इस वर्ड का बहुत यूज हुआ है। सुना है आपने? थोरैसिक कैविटी। पूरा तो डॉक्टर बेस्ड मूवी ही है। शाहिद कपूर क्या था, डॉक्टर था। देखो हर चीज़ के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। उस मूवीज़ में सबसे अच्छी चीज़ जो है उस मूवीज़ में ये है कि जो शाहिद कपूर जो एक्टर है उस मूवी का, वो फुल्ली डिवोटेड है। जब वो स्टूडेंट था तो एक कामयाब स्टूडेंट था, बहुत अच्छा स्टूडेंट था। जब लाइफ में गया, जब डॉक्टर बना तो एक कामयाब डॉक्टर बना कि उसके हाथ से कभी भी कोई ऑपरेशन गलत होता ही नहीं था। वो तो मूवीज़ में दिखाया कि 2 पैक मार के भी
सर्जरी कर रहा था वो सही कर रहा है, मतलब अपने काम में इतनी महारत उसको हासिल थी कि वो स्किल इतना था उसको कि उससे कोई गलती ही नहीं होती थी। ये महारत कहाँ से, स्किल कहाँ से आती है? प्रैक्टिस से, पढ़ने से आती है। तो बच्चों अभी आप लोग जिस स्टेज में हो, 9th में हो, 10th में हो, 10th की टॉपिक है, अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका आने वाला जो टाइम है, आपका जो आने वाला ज़िंदगी का स्टेज है, वो तो तुम आसानी से कवर कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा बेस मजबूत है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि पढ़ो इस तरह से कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कि मैं 2 साल के बाद भी उस चीज़ को एक बार पलट के देखूँ तो वो चीज़ मुझे फ़ौरन याद आ जाए। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ, मुझे नहीं पता ये कविता कैसे बनती है, बट मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं तुमको कविता के तौर पे भी पढ़ाऊँ कि आपको कंठस्थ वो याद रहे, राइट। तो देखो कविता में हमने पढ़ा था, इन हवाओं को नॉस्ट्रिल से गुजरने दो जरा, हेयर और म्यूकस से वहाँ उलझने दो जरा, बॉनी पैलेट जो कार्टिलेज की दीवार है, डस्ट और माइक्रोब्स को वहाँ फंसने दो जरा। ये तो क्लियर हो गया था पहला। दूसरा आगे बोलता है, फिल्टर एयर अब गुजरा है जहाँ से, फेरिंग्स कॉमन प्लेस मिलता है वहाँ से, एपिग्लॉटिस बना अब दीवार वहाँ पे, ट्रैकिया में पहुँचा देखो वो कहाँ से। क्लियर है कविता में बोलता फिल्टर एयर गुजरा है जहाँ से, तो फिल्टर एयर कहाँ से गुजरा? फेरिंग्स से गुजरा, ठीक है। फेरिंग कॉमन प्लेस मिलता है वहाँ से, तो फेरिंग्स क्या है? कॉमन प्लेस है डाइजेशन और रेस्पिरेशन का। फिर आगे एपिग्लॉटिस बना अब दीवार वहाँ पे। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि ये जो खाने को अलग ट्यूब में और हवा को अलग ट्यूब में जो डिवाइड कर रहा है, उसमें एपिग्लॉटिस का बहुत बड़ा हाथ है। फिर आगे है ट्रैकिया में पहुंचा देखो वो कहाँ से। अब ये हवा कहाँ पहुंच गई? ट्रैकिया में पहुंच गई। ट्रैकिया से हम लोगों ने आगे तक इसको देख लिया था। तो देखो आगे में कविता था, ट्रैकिया से पहुंचा अब वो हमारे लंग्स में, बढ़ गया वहाँ पे पहली शाखा ब्रोंकस में। ट्रैकिया से पहुंचा अब वो हमारे लंग्स में, बढ़ गया पहली शाखा, पहली ब्रांचेस ब्रोंकस में। ब्रोंक्यूल वो पतली ब्रांचेस जिस पे कार्टिलेज नहीं है, ब्रोंक्यूल वो पतली ब्रांचेस जिस पे कार्टिलेज नहीं है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा अब अल्वियोलस में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस में होगा? अल्वियोलस में। बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है बताया था ना, बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सवाल ये है कि यहाँ तक तो मैंने हवा के ज़रिए, एयर के ज़रिए ऑक्सीजन को पहुँचा दिया, बट ऑक्सीजन डिफरेंट सेल्स में कैसे जाएंगे? तो ये मैंने स्टार्ट करने से पहले बोला था कि रेस्पिरेशन का कहानी डाइजेशन से जुड़ेगा, राइट। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, पूरी बुक एक दूसरे से जुड़ी हुई है, राइट। इस तरह से पढ़ें कहानी की तरह सब जुड़ जाए। तो देखो डाइजेशन में हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में जब कॉम्प्लेक्स फूड पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गया था, तो विली में ब्लड कैपिलरीज थी जो कि उस डाइजेस्टेड फूड को सेल तक ले गया था। सो अल्वियोलस में भी, अल्वियोलस को जब तुम देखोगे निकाल के माइक्रोस्कोप में, तो अल्वियोलस के अंदर इस तरह से सैक दिखेगा, क्योंकि हमें बताया था कि सैक है। अल्वियोलस के अंदर 2 तरह का चीज दिखेगा, एक रेड पार्टिकल दिखेगा रेड, और दूसरा डार्क रेड दिखेगा। तो यहाँ पे समझ जाना, जो रेड है, लाइट रेड है, वो क्या है? वो वैसा सैक है जिसमें ऑक्सीजन भरी हुई है। वैसा सैक है, अल्वियोलस का वैसा सैक है जिसमें ऑक्सीजन भरी हुई है, तो वो रेड दिखेगा, लाइट रेड दिखेगा। जो डार्क रेड है वो अल्वियोलस का वैसा सैक है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है। तो क्लियर, जो हल्का रेड है दैट इज फिल फ्रॉम ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या दिखेगी? डार्क रेड दिखेगी। तो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है, अल्वियोलस में ब्लड कैपिलरीज होती है। तो ऑक्सीजन इस ब्लड कैपिलरीज से कैसे मिलेगा? ब्लड कैपिलरीज का प्रॉपर्टी मैंने बताया था ना लास्ट टाइम में कि ये पतली होती है और परमिएबल होती है। ब्लड कैपिलरीज की क्या है फीचर?
कि ये पतली होती है और परमिएबल होती है। पतली का मतलब ये नहीं कि कमज़ोर है, अगर मान लो परमिएबल नहीं होती और सिर्फ पतली का मतलब ये है, तो कोई भी चीज़, ये अगर अलग ट्यूब पे ब्लड कैपिलरीज का ट्यूब है, यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है, तो कोई भी चीज़ इसके अंदर दाखिल हो सकता है क्या? कोई अमिताभ बच्चन तो नहीं है ना कि एक बार लात मारा दरवाजे पे, दरवाजा टूट गया, हम अंदर आ गए, राइट? वो मूवीज में सिर्फ हो सकता है। ब्लड कैपिलरीज क्या है? पतली लेयर है और साथ में ये परमिएबल है। परमिएबल मतलब मैं इजाज़त देता हूँ कि तुम आ जाओ। कौन इजाज़त दे रहा है? ब्लड कैपिलरीज दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो पतली के साथ साथ परमिएबल भी है, राइट? तो वो चीज़ ऑक्सीजन जो है वो अब इजाज़त दे दिया तो अंदर चला गया। तो अंदर कैसे चला जाएगा? नए नए जब शादी होती है तो दूल्हा साहब को, जो दूल्हा होते हैं, उनको गोद में उठाकर कोई ले आता है अंदर, राइट? नहीं तो कोई अगर दोस्त है, अगर कोई कहीं नहीं जा रहा तो उसको धक्का देकर वहां तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे भी लॉजिक लगाओ कि इसने ब्लड कैपिलरीज की जो प्रॉपर्टी थी कि मैं पतली हूँ, पतला हूँ और परमिएबल है, इजाज़त है तुम अंदर आ जाओ, तो ये ऑक्सीजन अंदर कैसे जाएगा? उछल के चला गया क्या? नहीं। एक टर्म है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कहते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट को, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट को डिफ्यूजन कहते हैं। अगर इस कोने में मैं एक फ्रेगरेंस स्टिक जला दूं, अगरबत्ती जला दूं, तो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे पहले खुशबू फैलेगी और वहाँ से किस तरफ वो मूव करेगी? जहाँ पे खुशबू नहीं है उस साइड जाएगी। मतलब हायर कंसंट्रेशन में पहले, फिर वहाँ से मूवमेंट वो लेगी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो इस तरह के प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। सो तो ब्लड कैपिलरीज मेरी पतली थी, परमिएबल थी, डिफ्यूजन की वजह कर ऑक्सीजन शिफ्ट कर दिया ब्लड कैपिलरीज के पास, ठीक है? अब वो ब्लड लेकर कहाँ चला जाएगा? स्टोरी जोड़ दो। वो ब्लड लेके जाएगा सेल के पास जाएगा, राइट? सेल के पास जाएगा। सेल में हमने डाइजेशन में पढ़ा था कि सेल जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? देखो यहाँ पे एरोबिक में होता है एयर के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज डाइजेशन में हमने बनाया था, इसमें एयर मिल गया तो क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, प्लस एनर्जी बनाया, प्लस कुछ वाटर वेपर भी बनेगा, राइट? तो वाटर वेपर को अभी छोड़ देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और एनर्जी बना। वो एयर जो ब्लड कैपिलरीज से मिलकर सेल तक पहुंचा, सेल में हमने देखा था कि जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हमने डाइजेशन में किया था, तब उस ग्लूकोज से C6H12O6 से ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और एनर्जी रिलीज आउट हो रहा है, ठीक है? तो एनर्जी तो बॉडी में रिलीज आउट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है। कहा कि मैंने तो ऑक्सीजन ले लिया। अब ऑक्सीजन लेने के बाद ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन से। ये ऑक्सीजन कैसे पहुंचा ये कहानी मैंने जान लिया। अब ग्लूकोज से ऑक्सीडेशन होगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ये कार्बन एनर्जी तो यूज हो गया, बट कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन अंदर आया था, सिमिलरली वैसे वैसे उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा। सेल के बाद ये जाएगा अल्वेलस के पास, अल्वेलस के पास जाएगा ब्रोंक्यूल में, ब्रोंक्यूल से जाएगा ब्रोंकस में, ब्रोंकस से जाएगा ट्रैकिया में, ट्रैकिया से लारिंक्स में, लारिंक्स से फारिंक्स में, फारिंक्स के बाद नॉस्ट्रिल से वो चीज बाहर हो जाएगी। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखो कविता क्या बोलता है आगे। पतला है लेकिन बड़ा है काम का, इजाजत है आ जाओ घर है ये आराम का। पतला है लेकिन बड़ा है काम का कौन? ब्लड कैपिलरीज। पतली है, इजाज़त है आ जाओ घर है आराम का। इजाज़त क्यों है? क्योंकि ये परमिएबल मेम्ब्रेन है। नाम तुमने सुना होगा, मैं हूँ ब्लड कैपिलरीज। ग्लूकोज चुपचाप बैठा है, वही तो है काम का। ब्लड कैपिलरीज पतली है, परमिएबल मेम्ब्रेन है, इजाज़त देती है। और क्या है?
ग्लूकोज चुपचाप बैठा है, इसी ग्लूकोज से के पास, तो इसी ग्लूकोज की पूरी स्टोरी में तुम देखोगे तो मुझे इस ऑक्सीजन को इसी ग्लूकोज से तो आके मिलाना था। बस यही छोटी सी कहानी थी, ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन के लाके मिला देना है, इसी के लिए इतना लंबा सफ़र था। और सफ़र तो मुझे अब याद हो गया। सफ़र कैसा था? एनवायरनमेंट से लिया, हवा लिया, वी टेक इन ऑक्सीजन, हवा लिया, हवा में ऑक्सीजन था, कितने परसेंट ऑक्सीजन गए? 21% ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया बॉडी ने लिया। अब उस 21% में से कितना यूज़ करेगा और कितना फिर वो वापस हो जाएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन कहाँ गया? वो मेरे नॉस्ट्रिल में पहुंचा। नॉस्ट्रिल में क्या है? हेयर है और म्यूकस है। हेयर का काम क्या है? उसको स्टॉप कर देने का काम है। म्यूकस का काम है रुका हुआ डस्ट पार्टिकल को चिपका लेना है कि वो फर्दर आगे ना चला जाए ट्रैकिया में। देन आफ्टर वो हवा कहाँ पहुंची? फेरिंग्स के पास पहुंची। फेरिंग्स क्या है? कॉमन प्लेस है डाइजेशन का और रेस्पिरेशन का। वो हवा फिर फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स के पास पहुंची। लैरिंग्स क्या है? वॉइस बॉक्स है। देन आफ्टर वो हवा कहाँ से मूव की? ट्रैकिया में गई। ट्रैकिया पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगे होते हैं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज पूरा मुकम्मल नहीं होता, हाफ में लगे होते हैं, शी की तरह लगे होते हैं। ये सॉफ्ट हड्डी के होते हैं। देन आफ्टर वो ट्रैकिया जो है वो फर्दर डिवीजन होता है 2 ब्रांचेज में, राइट लंग्स में और लेफ्ट लंग्स में वो जाते हैं। जो पहला ट्रैकिया जो लंग्स के अंदर जा रहा है उस पर भी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगे होते हैं, जिसको ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकस से पतली नली सटी होती है जिसपे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज नहीं होते, उसको ब्रोंक्यूल कहते हैं। ब्रोंक्यूल के आगे में एक सैक लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको अल्वेओलस बोलते हैं। अल्वेओलस में ही एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इसलिए होता है कि अल्वेओलस में ब्लड कैपिलरीज होती है। ब्लड कैपिलरीज की प्रॉपर्टी मुझे फीचर्स पता है कि वो थिन होती है, थिन के साथ परमिएबल मेम्ब्रेन होती है कि आ जाओ। इजाज़त तो दे दिया किसको? ऑक्सीजन को। पर ऑक्सीजन को लेके कौन गया? तो डिफ्यूजन लेके गया बच्चों। डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। बाहर में ऑक्सीजन ज़्यादा था, ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन नहीं था, तो यहाँ बाहर से अंदर की तरफ शिफ्ट करवा दिया डिफ्यूजन ने। जब वो ब्लड के कॉन्टैक्ट में आ गया ऑक्सीजन तो फिर वो कहाँ गया? सेल में गया। सेल में जहाँ पे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था ना, ग्लूकोज बना के रखे हुए थे एनर्जी के लिए, तो उस ग्लूकोज के साथ फर्दर ये ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा? रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी बनाएगा। एनर्जी तो हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है, वो मिल जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप पढ़ रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, सब कुछ ये एनर्जी करवा रहा है जो हम लोगों ने खाया है, तो ये एनर्जी तो बॉडी में यूटिलाइज हो जाएगा। बट कार्बन डाइऑक्साइड का कोई यूज नहीं है, तो इसको फिर फर्दर क्या होगा? वो जिस रास्ते से ऑक्सीजन अंदर आया था उसी रास्ते से सेम पाथ पकड़ के वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। ये सारे प्रोसेस में एक छोटी सी कहानी है कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन से मिलाना है। इसी सारी प्रोसेस को हमने पढ़ा क्या? रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। समझ में आया होगा? एक जो जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है उसको तो कम से कम तुम्हें सुना दूँ। यह मेरा शौक़ भी है कविता लिखना, कम से कम पढ़ाई से रिलेटेड मैं अपना शौक़ पूरा कर रहा हूँ, राइट। इन हवाओं को नॉस्ट्रिल से गुजरने दो ज़रा। ऑक्सीजन नॉस्ट्रिल नाक से गुजरा, हेयर और म्यूकस से वहाँ उलझने दो ज़रा। हवा किससे संपर्क में आएगा? हेयर और म्यूकस के। बोनी पैलेट जो कार्टिलेज की दीवार है, ये नॉस्ट्रिल को डिवाइड कर रहा। बोनी पैलेट नहीं अगर रहेगा तो कोलैप्स कर जाएगा। डस्ट और माइक्रोब्स को वहाँ फंसने दो ज़रा। हेयर और म्यूकस में डस्ट पार्टिकल फंस जाएगा, राइट। देन आफ्टर फिल्टर एयर अब गुजरा है जहाँ से, फिल्टर हो गया हेयर और म्यूकस से, तो वो गुजरेगा कहाँ से? फेरिंग्स कॉमन प्लेस मिलता है वहाँ से, तो उस जगह को क्या बोलते हैं? फेरिंग्स कॉमन प्लेस है डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी के लिए। एपिग्लोटिस बना अब दीवार वहाँ पे। एपिग्लोटिस के वजह कर ही क्या होता है? फूड अलग पाइप में जाता है और एयर अलग पाइप में जाता है। ट्रैकिया में पहुंचा, देखो वो कहाँ से, तो अब वो कहाँ हवा पहुंचेगा? एयर ऑक्सीजन रिच्ड ट्रैकिया में पहुंचेगा। ट्रैकिया से पहुंचा, अब वो हमारे लंग्स में। ट्रैकिया से ब्रांचेस मैंने बताया था कि डिवाइड कर गया है, लंग्स में चला आया, बढ़ गया वहाँ पे पहली शाखा ब्रोंकस में। मैंने बताया कि जो लंग्स के अंदर पहली शाखा है, पहली ब्रांचेस है जिसपे कार्टिलेज लपटा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंक्यूल वो पतली ब्रांचेज जिसपे कार्टिलेज नहीं है। ब्रोंकस के बाद जो पतली ट्यूब है जिसपे कार्टिलेज नहीं है उसको क्या बोला? ब्रोंक्यूल बोला। एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा अब अल्वेओलस में। एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है लंग्स में लास्ट में, अल्वेओलस उसको बोलते हैं, यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। अब आगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज अब कैसे करवाना है अब वो पढ़ते हैं। पतला है लेकिन है बड़ा काम का। कौन है भाई? किसके बारे में बोल रहा है? आगे देखते हैं कि पतला है पर है बड़ा काम का। इजाज़त है आ जाओ घर है ये आराम का। कौन है भाई जो बोल रहा मैं पतला हूँ पर हूँ बड़ा काम का? इजाज़त है आ जाओ घर है आराम का।
ना तुमने सुना होगा, नाम तुमने सुना होगा, मैं हूँ ब्लड कैपिलरीज। ओके, ये ब्लड कैपिलरीज के बारे में बोल रहा है कि मैं पतला हूँ और परमिएबल मेम्ब्रेन हूँ, इजाज़त है तुम आ जाओ। ग्लूकोज चुपचाप बैठा है, वही तो है काम का। तो यही पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन को लाके ग्लूकोज से मिला दिया, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो गया, तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी बना। एनर्जी हम लोग ने यूटिलाइज कर लिया डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो सेम पाथ पे जैसे जैसे आए थे, इसी पाथ पे कविता पढ़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। राइट, समझ में आया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? समझ में आया तो देखो, पढ़ो, अगर एक बार में नहीं आया तो 2 बार में पढ़ो, कुछ बताओ मुझे, सब्सक्राइब करो चैनल को। राइट, एनीथिंग एल्स? ओके, थैंक यू सो मच।